नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ जनमत की शुरुआत उस खबर के साथ कर रहे हैं जिसकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में हो रही है, क्योंकि दुनिया में जिस तरीके से परिस्थिति एक एक करके बदल रही है, बन रही है, वो अपने आप में सवाल भी खड़े कर रही है और उन सवालों के बीच कुछ जवाब भी दे रही है। दरअसल वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल आपूर्ति संकट के बीच अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और तीखा बयान आया और इस बयान ने वैश्विक चर्चा की शुरुआत कर दी। ईरान और अमेरिका के बीच जारी टकराव के बीच ट्रंप ने उन देशों को दो टूक संदेश दिया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल डमरू मध्य, वहां से तेल आपूर्ति बाधित होने से परेशान है। ट्रंप ने साफ कहा कि हिम्मत दिखाओ, हॉर्मुज जाकर तेल लेकर आओ या फिर अमेरिका से तेल खरीदो। दरअसल ईरान द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अवरोध खड़ा किए जाने के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ रहा है। यह समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल ट्रांजिट पॉइंट्स में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद दुनिया भर में पहुंचाए जाते हैं। मौजूदा तनाव के चलते तेल टैंकर्स और जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल लगातार देखने को मिल रहा है। और इसी संदर्भ में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में विशेष तौर पर यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों का जिक्र किया, जिन्होंने ईरान के खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई में सीधे शामिल होने से इनकार किया है। ट्रंप ने कहा कि ऐसे देशों के सामने अब दो ही विकल्प हैं, या तो वो अमेरिका से तेल खरीदें क्योंकि हमारे पास पर्याप्त तेल है, या फिर खुद जोखिम उठाकर हॉर्मुज जाकर तेल लेकर आए। ट्रंप का यह बयान न केवल सहयोगी देशों के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि यह अमेरिका की बदलती विदेश नीति का भी संकेत देता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपको सीखना होगा कि खुद से कैसे लड़ा जाए। अमेरिका हमेशा आपकी मदद के लिए नहीं होगा जैसे आप हमारे लिए नहीं होते। याद होगा आपको, इससे पहले नेटो देशों से ट्रंप ने यह अपील की थी कि साथ मिलकर आइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना होगा क्योंकि ईरान इस पर कंट्रोल कर रहा है। लेकिन कई नेटो देशों ने अमेरिका के साथ आने से साफ इंकार किया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि लड़ाई तुमने छेड़ी है और इसलिए खत्म भी तुम ही करोगे। और अब उसी बात को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने उन देशों को ये बड़ा जो बयान है देकर उन्हें आईना दिखाया है। इस बयान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब अपने सहयोगियों से अधिक आत्मनिर्भरता की अपेक्षा कर रहा है। इससे पहले भी ट्रंप ईरान को कड़ी चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ईरान को तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहिए, अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने यहां तक कह डाला कि यदि जल्द कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के तेल कुओं, बिजली संयंत्रों और प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। ट्रंप के अनुसार ईरान की डिसैलिनेशन प्लांट को, जो समुद्री खारे पानी को पीने योग्य बनाते हैं, उन्हें भी संभावित हमलों की सूची में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि अब तक अमेरिका ने इन संयंत्रों को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया, लेकिन हालात नहीं सुधरे तो भविष्य में इन्हें भी टारगेट किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी प्रत्यक्ष बातचीत से साफ इंकार किया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने बातचीत की इच्छा तो जताई है, लेकिन उसकी शर्तें अतार्किक हैं। तेहरान का रुख है कि वो केवल अपने तय ढांचे और शर्तों के तहत ही किसी बातचीत पर विचार करेगा। इन सब के बीच विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव का असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक होता जा रहा है। यदि लंबे समय तक ऐसी ही स्थिति बनी रहती है तो इससे ऊर्जा आपूर्ति, वैश्विक व्यापार और आर्थिक स्थिरता पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।
भारत, चीन, जापान और यूरोपीय देशों जैसे बड़े आयातक देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंता का विषय है। कुल मिलाकर ट्रंप के आक्रामक बयान और ईरान के सख्त रुख ने पश्चिम एशिया में तनाव को और बढ़ा दिया है और अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीतिक रास्ता निकलेगा या फिर हालात और ज्यादा गंभीर दिशा में बढ़ते जाएंगे। तो स्पष्ट है कि मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। 32वां दिन आज हो चुका है और हालात थमने के बजाय और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। 28 फरवरी को शुरू हुए इस युद्ध को पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन हमलों की तीव्रता कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन नए हमले, हर दिन नई जवाबी कार्रवाई और हर दिन बढ़ता तनाव इस पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना रहा है। आज तड़के ही ईरान ने इजराइल की राजधानी यरूशलेम पर बड़ा हमला किया। रिपोर्ट से कह रही है कि शहर में कम से कम 10 जगहों पर जोरदार धमाके हुए, जिससे आम लोगों में दहशत का माहौल फैल गया। इस हमले की पुष्टि इजरायली सेना ने भी की। राजधानी में लगातार सायरन बजते रहे और लोगों को सुरक्षित ठिकानों में शरण लेनी पड़ी। इन हमलों के तुरंत बाद इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की राजधानी तेहरान को निशाना बनाया। इन हमलों के चलते शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। तेहरान में हुए धमाकों ने यह साफ कर दिया कि अब यह संघर्ष सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरी तरह से खुली जंग का रूप ले चुका है। इस युद्ध का असर अब दूसरे देशों में भी दिखाई देने लगा है। लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई के दौरान 4 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर आई, जिससे हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए। लेबनान में सक्रिय उग्रवादी संगठनों और इजरायली सेना के बीच टकराव ने इस युद्ध को क्षेत्रीय संघर्ष में बदलने की आशंका को और मजबूत कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चिंताजनक पहलू ईरान के परमाणु ठिकानों पर बढ़ते हमले हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई अहम परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया। इनमें अराक, अर्दकान, इस्फहान, नतांज और बुशर जैसे स्थान शामिल हैं, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुख्य केंद्र माने जाते हैं। इन ठिकानों पर हमले से न सिर्फ सैन्य तनाव बढ़ा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता गहराती जा रही है। कहीं ये संघर्ष परमाणु संकट में न बदल जाए। इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ट्रंप लगातार ईरान को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन अब उनके रुख में हल्का बदलाव भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने संकेत दिया है कि यह सैन्य अभियान अगले 4 से 6 हफ्तों में समाप्त हो सकता है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब लगातार बढ़ते हमलों से पूरी दुनिया चिंतित है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका अब मिडिल ईस्ट की ऊर्जा पर पहले जैसा निर्भर नहीं है, इसलिए होर्मुज स्ट्रेट को खोले बिना भी इस युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। यह बयान इस बात का संकेत दे रहा है कि अमेरिका अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर अब पहले जैसा दबाव महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर ईरान, जिसने दावा किया है कि उसकी सेना ने अमेरिका के अत्याधुनिक MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए हैं, इस कार्रवाई का श्रेय इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने लिया है। IRGC के अनुसार इस ड्रोन को इस्फहान के ऊपर निशाना बनाया गया। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि MQ-9 रीपर ड्रोन अपनी लंबी दूरी, निगरानी क्षमता और सटीक हमलों के लिए विशेषता जाने जाते हैं। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि मौजूदा हालत बेहद नाजुक है और किसी भी छोटी सी चूक से यह संघर्ष और ज्यादा व्यापक रूप ले सकता है। जिस तरह से अलग अलग देशों की सेनाएं इसमें शामिल हो रही हैं, उससे यह आशंका बढ़ गई है कि यह युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में चल रहा यह युद्ध अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां हर दिन नए हमले हैं, नई रणनीतियां हैं और नए खतरे सामने आ रहे हैं। दुनिया भर की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीतिक प्रयास इस आग को शांत करा पाएंगे या फिर यह संघर्ष और भी ज्यादा भयावह रूप लेता हुआ नजर आएगा। तो
तो मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध भीषण और भीषण होता जा रहा है, विकराल रूप लेता जा रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। ताजा घटनाक्रम में अमेरिका द्वारा ईरान के इस्फहान शहर को निशाना बनाए जाने की खबरों ने पूरे क्षेत्र को तनाव में डाल दिया है। रिपोर्ट्स से कह रही हैं कि इस हमले में अमेरिका ने 2000 किलो वजनी ताकतवर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है। इस हमले का लक्ष्य एक भूमिगत सैन्य ढांचा बताया जा रहा है, जिसे पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश की गई। हमले के बाद इस्फहान के आसमान में आग और धुएं का विशाल गुबार देखा गया, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। ये वीडियो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया से पोस्ट किया। सामने आए वीडियो में जोरदार धमाका और उसके बाद उठता धुआं साफ दिखाई दे रहा है, जिससे हमले की तीव्रता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अमेरिका की ओर से कोई ऑफिशियल पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया से पोस्ट करते हैं तो ये बताता है कि अमेरिका किस तरफ इशारा कर रहा है। वायरल वीडियो और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स ने इस कार्रवाई को बेहद गंभीर बना दिया है। जिस स्थान को निशाना बनाया गया है वो जमीन के नीचे बना एक अत्यधिक सुरक्षित ढांचा बताया जा रहा है, जहां कथित तौर पर हथियारों का बड़ा भंडार मौजूद था। यानी ईरान के बड़े लॉजिस्टिक सेंटर पे ये अमेरिका का धमाका माना जा रहा है। ऐसे ठिकानों को नष्ट करने के लिए ही अमेरिका विशेष रूप से बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करता है। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें अपने आप में इस बात की साक्षी हैं कि बंकर बस्टर बम ने किस तरह से इस सेंटर पर तबाही मचाई होगी। ये बम मजबूत कंक्रीट और गहराई में बने बंकर्स को भी भेद कर भीतर तक तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। इस मिशन में अमेरिका के सबसे उन्नत स्टील्थ विमानों में से एक B-2 स्पिरिट के इस्तेमाल की भी बात कही जा रही है। ये विमान दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर बेहद गोपनीय तरीके से हमला करने में सक्षम है। इसकी विशेषता यह है कि ये रडार पर आसानी से पकड़ में नहीं आता, जिससे ऐसे संवेदनशील मिशंस के लिए इसे सबसे प्रभावी माना जाता है। इस्फहान का महत्व सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है। ये ईरान का एक प्रमुख सैन्य और रणनीतिक केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र के आसपास ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई अहम ठिकाने मौजूद बताए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भी दावा किया जाता रहा है कि यहां के भूमिगत ठिकानों में संवर्धित यूरेनियम का भंडार रखा गया है, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही, अभी 24 घंटे पहले ही, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि वो जब चाहें ईरान का यूरेनियम ले सकते हैं। तो ऐसे में यह हमला किस बात की ओर संकेत करता है, ये आसानी से समझा जा सकता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इस इलाके को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी इसी क्षेत्र में हमले की खबरें सामने आ चुकी हैं, जहां बंकर बस्टर बम और स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था। इससे यह संकेत मिलता है कि यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है और यहां लगातार निगरानी और सैन्य गतिविधियां जारी है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि इस तरह का हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी है। यह संदेश सीधे तौर पर ईरान की सैन्य क्षमता और उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर दिया जा रहा है। ऐसे हमलों का उद्देश्य न सिर्फ तत्काल नुकसान पहुंचाना होता है, बल्कि विरोधी पक्ष पर दबाव बनाना और उसकी रणनीतिक योजनाओं को कमजोर करना भी माना जाता है। हालांकि इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि ईरान इसका क्या जवाब देगा। पहले से ही तनावपूर्ण माहौल में इस तरह की कार्रवाई जवाबी हमलों को और तेज कर सकती है। यदि ईरान इस हमले के जवाब में कोई बड़ा कदम उठाता है तो यह संघर्ष और व्यापक रूप ले सकता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट एक बड़े सैन्य संकट के मुहाने पर खड़ा है। जिस तरह से लगातार उन्नत हथियारों, रणनीतिक ठिकानों और संवेदनशील क्षेत्रों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे यह आशंका बढ़ गई है कि यह टकराव किसी भी समय और बड़े युद्ध में बदल सकता है।
कुल मिलाकर इस्फहान पर कथित हमले ने यह साफ कर दिया है कि अब यह संघर्ष सिर्फ सीमित झड़पों तक नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसे चरण में जा पहुंचा है जहां हर कार्रवाई के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या कूटनीतिक प्रयास इस तनाव को कम कर पाते हैं या फिर दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है। तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब जंग का स्वरूप सिर्फ सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये आर्थिक और सामरिक दबाव की दिशा में भी तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। ताजा घटनाक्रम में ईरान पर दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये वही रणनीतिक रास्ता है जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति का करीब 20% हिस्सा गुजरता है, और अब इसी पर नियंत्रण के लिए टोल टैक्स जैसी व्यवस्था लागू करने की खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ा दी है। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब ईरान जजिया लेगा, वो जिहादी टैक्स जो इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को ईरान को देना होगा, और वो भी ईरानी करेंसी रियाल में। रिपोर्ट्स ये कह रही है कि ईरान ने इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर सख्ती बढ़ा दी है। कुछ जहाजों की जांच, आवाजाही में बाधा और कथित तौर पर भारी शुल्क वसूली की बात सामने आई है। यहां तक कि यह कहा जा रहा है कि कुछ जहाजों से तो लाखों डॉलर तक वसूली गए, जबकि नए नियम के तहत ईरानी मुद्रा रियाल में भुगतान की शर्त भी रखी जा रही है। हालांकि इन दावे की अभी तक विदेशी मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, सीमित है इसकी पुष्टि, लेकिन इस तरह की खबरें लगातार वैश्विक बाजार में आ रही हैं और यह कहा जा रहा है कि ईरान की संसद ने इसे एक नियम बना दिया है, कानून बना दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल से जुड़े जहाजों पर फिलहाल सख्त रुख अपनाने के संकेत हैं, उन्हें बैन किया गया है इस क्षेत्र से। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां कदम सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है, और ऐसे में ईरान दरअसल अपनी ताकत दिखाना चाहता है, और ऐसे में ईरान इकोनॉमिक टेररिज्म भी फैला रहा है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह एक तरह की आर्थिक नाकेबंदी, इकोनॉमिक टेररिज्म भी इसे करार दे रहे हैं कुछ विशेषज्ञ, जिसके जरिए ईरान अपने विरोधियों पर दबाव बनाना चाहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व समझना बेहद जरूरी है। यह समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे हिंद महासागर से जोड़ता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का अधिकांश निर्यात इसी रास्ते से होता है, और ऐसे में अगर यहां किसी तरह की बाधा आती है तो उसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और तेल की कीमतों पर पड़ता है। वर्तमान हालात में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने की खबरें सामने आ रही हैं। कई तेल टैंकर्स के फंसने और शिपिंग कंपनियों के वैकल्पिक मार्ग तलाशने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। इसका सीधा असर वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ सकता है, जिससे तेल की कीमतों में उछाल और महंगाई बढ़ने की आशंका है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के नजरिए से देखें तो समुद्री मार्गों पर इस तरह का नियंत्रण गंभीर सवाल खड़े करता है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के तहत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सभी देशों को स्वतंत्र आवाजाही का अधिकार है, और ऐसे में यदि कोई देश एक तरफा नियम लागू करता है या आवाजाही में बाधा डालता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम को आर्थिक दबाव की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि सीधे सैन्य टकराव के बजाय अब आर्थिक मोर्चे पर दबाव बनाना भी आधुनिक युग का हिस्सा बन चुका है। ईरान के इस कथित कदम को उसी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है जहां वो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर अपने विरोधियों को झुकाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इन दावों की पुष्टि स्वतंत्र और विश्वसनीय स्रोतों से हो। कई बार युद्ध के माहौल में सूचनाएं और दावे बढ़ा चढ़ाकर भी सामने आते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनती है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और निगरानी एजेंसियों की भूमिका इस समय बेहद अहम हो जाती है।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये स्थिति आगे और बिगड़ेगी। यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो ये सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संकट का रूप ले सकता है। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। भारत के लिए भी यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिसमें मिडिल ईस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में किसी भी तरह की बाधा का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर उठे ये सवाल सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता से जुड़े हुए हैं और आने वाले दिनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या कूटनीतिक प्रयास इस तनाव को कम कर पाते हैं या फिर दुनिया एक बड़े आर्थिक और सामरिक संकट की ओर बढ़ रही है, जिसमें तेल पर युद्ध ये पूरी की पूरी इसका बेस, इसका आधार बन रहा है। हालांकि यहां पर आपको स्पष्ट करते चलें कि ईरान भले ही जहाजों से इस हिस्से में जजिया वसूलने की बात कर रहा हो, जिहादी टैक्स लेने की बात कर रहा हो, लेकिन ये अकेले ईरान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके उत्तर में अगर ईरान है तो दक्षिण में ओमान, बहरीन और यूएई जैसे देश भी हैं। ईरान ये कह रहा है कि वो ओमान के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्थाएं करेगा जिसमें यहां से गुजरने वाले जो जहाज हैं, जो शिप्स हैं, वेसल्स हैं, उनसे जजिया लिया जाएगा, उनसे कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओमान और यूएई जैसे देश ईरान की इस बात पर उसके साथ आएंगे, या फिर ऐसे समय में जब दुनिया तेल संकट से जूझ रही हो ओमान और यूएई भी ईरान को अलग थलग कर देंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इधर मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच एक बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम भी सामने आया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में नई हलचल पैदा हो गई है। इटली ने कथित तौर पर अमेरिका के एक सैन्य विमान को सिसिली में उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस फैसले को यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह विमान मिडिल ईस्ट की ओर जा रहा था और सिसिली में लैंडिंग की योजना थी, लेकिन इटली सरकार ने अंतिम समय में इसे मंजूरी नहीं दी। माना जा रहा है कि यह फैसला इटली द्वारा खुद को ईरान युद्ध से दूर रखने की रणनीति का हिस्सा है। इस निर्णय को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कोई सख्त रुख अपनाया है। अब तक मेलोनी को ट्रंप का करीबी सहयोगी माना जाता रहा है। सिसिली का रणनीतिक महत्व इस पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना देता है। भूमध्य सागर में स्थित यह द्वीप मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और नेटो अभियानों के लिए एक अहम केंद्र है, सैन्य केंद्र है। ऐसे में सिसिली में लैंडिंग की अनुमति न मिलना अमेरिकी रणनीति पर असर डाल सकता है। इससे पहले स्पेन भी अमेरिका को झटका दे चुका है। स्पेन ने अमेरिकी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया था और अब इटली का यह कदम यूरोप के भीतर बढ़ती असहमति की ओर इशारा करता है। इटली का यह रुख इसलिए भी खास है क्योंकि वो नेटो का सदस्य देश है और यूरोप में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में उसका ये फैसला पश्चिमी देशों की एकजुटता पर भी सवाल खड़े कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले के पीछे घरेलू राजनीति भी एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि हाल ही में इटली में हुए जनमत संग्रह में मेलोनी की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। कई सर्वे में यह सामने आया कि ट्रंप के साथ उनकी करीबी और ईरान युद्ध को लेकर उनकी स्थिति से लोग नाराज हैं। इटली में अगले साल आम चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसमें जॉर्जिया मेलोनी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए मैदान में उतरेंगी और ऐसे में उनकी सरकार हर कदम सोच समझ कर उठा रही है। कुल मिलाकर सिसिली में अमेरिकी विमान को उतरने की अनुमति न देने का यह फैसला केवल सैन्य मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कूटनीतिक और राजनीतिक संदेश भी छिपा है। यह घटनाक्रम दिखाता है कि मिडिल ईस्ट का युद्ध अब वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित करने लगा है। और यह बात होती है भारत की आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में दर्ज हुई एक तारीख की। वो तारीख आज की 31 मार्च 2026, वो ऐतिहासिक तारीख जो स्वर्णिम अक्षरों से भारतीय आंतरिक सुरक्षा में दर्ज हो चुकी है।
दशकों तक देश के कई हिस्सों को अपनी चपेट में रखने वाला लाल सलाम यानी नक्सलवाद अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में यह स्पष्ट घोषणा की कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। कभी साल 2013 में 182 जिलों तक फैला यह लाल आतंक अब पूरी तरह से समाप्ति की कगार पर है। हालांकि 0.1% बीजापुर और सुकमा के कुछ सीमित इलाकों तक ये रह गया है, वो भी बेहद कमजोर स्थिति में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सख्त नीति और सुरक्षा बलों की निर्णायक कार्रवाई ने इस असंभव लगने वाले लक्ष्य को संभव बना दिया है। देशवासी आज गृह मंत्री अमित शाह और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि वो आतंक जिसने दशकों तक भारत पर लाल चोट करके रखी हो, अब वो चोट खत्म हो चुकी है, घाव भर चुके हैं। उसके लिए जो जिम्मेदार थे वो अपने अंतिम स्थिति तक पहुंच चुके हैं। सरकार के अनुसार पिछले एक दशक में नक्सल हिंसा और उसके प्रभाव क्षेत्र में लगभग 99% की ऐतिहासिक कमी दर्ज की गई है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस अभियान की शुरुआत एक स्पष्ट संकल्प के साथ हुई थी। 9 फरवरी 2025 को रायपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने समग्र शासन की नीति अपनाई, जिसमें केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई ही नहीं बल्कि विकास और प्रशासनिक पहुंच को भी समान महत्व दिया गया। नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई में विकास सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। सरकार ने यह समझा कि दूर दराज और पिछड़े इलाकों में सड़क, बिजली और संचार की कमी का फायदा उठाकर नक्सली स्थानीय लोगों को गुमराह करते थे, और इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले 12 वर्षों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन इलाकों में 17,500 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण किया गया। हजारों मोबाइल टावर स्थापित किए गए, जिससे अब दूरस्थ गांव में भी संचार नेटवर्क से दूरस्थ गांव भी जुड़ चुके हैं। जब विकास गांव तक पहुंचा तो नक्सलियों की उपेक्षा और अन्याय का जो प्रचार था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और लोगों का भरोसा लोकतंत्र और संविधान पर मजबूत हुआ। सरकार की दोहरी रणनीति, एक ओर सख्ती और दूसरी ओर पुनर्वास भी इस सफलता का प्रमुख कारण बनी। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि जो लोग मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं उनके लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन जो हिंसा का रास्ता अपनाएंगे उन्हें सुरक्षा बलों द्वारा कड़ा जवाब दिया जाएगा। पिछले 3 वर्षों में 4,800 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जबकि 700 से ज्यादा नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। आत्मसमर्पण करने वालों के लिए सरकार ने पुनर्वास की प्रभावी नीति लागू की, जिससे वो सम्मानजनक जीवन जी सके। सामाजिक क्षेत्र में भी बड़े बदलाव देखने को मिले। जिन क्षेत्रों में पहले स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद सीमित थी, वहां अब आधुनिक अस्पताल और मोबाइल चिकित्सा इकाइयां काम कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 9,000 से अधिक नए स्कूल खोले गए और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रहने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। हजारों डाकघरों और एटीएम स्थापित किए गए हैं, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों के खातों में पहुंच रहा है और वो साहूकारों के चंगुल से मुक्त हो रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने शहरी नक्सल के मुद्दे पर भी यानी अर्बन नक्सल के मुद्दे पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद केवल गरीबी का परिणाम नहीं है बल्कि एक विशेष विचारधारा का प्रभाव है। उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जो शहर में बैठकर नक्सलियों के समर्थन में माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। यह भी कहा कि आदिवासी समाज के असली नायक बिरसा मुंडा और रानी दुर्गावती जैसे महान व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने समाज और देश के लिए संघर्ष किया, न कि हिंसक विचारधाराएं। कुल मिलाकर नक्सलवाद के खिलाफ यह अभियान केवल सुरक्षा कार्रवाई नहीं बल्कि विकास, विश्वास और समावेशन की व्यापक रणनीति का परिणाम है। हालांकि कुछ इलाकों में अभी चुनौतियां शेष हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति ये संकेत देती है कि भारत इस लंबे संघर्ष के अंतिम चरण में पहुंच चुका है।
आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस सफलता को स्थायी शांति और समग्र विकास में बड़े स्वरूप के रूप में कैसे बदला जाता है। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। रायपुर प्रेस क्लब के हमर पहुना कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री ने राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान, सरकार की रणनीति और अब तक की उपलब्धियों पर विस्तार से जानकारी दी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक महत्व का है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने का जो लक्ष्य तय किया गया था, वो समय सीमा अब पूरी हो चुकी है और इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 में प्रदेश में सरकार बदलने के बाद प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव नहीं किए गए, लेकिन कार्यशैली, रणनीति और संकल्प में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया गया। इसी बदलाव का परिणाम है कि नक्सलवाद के खिलाफ अधिक प्रभावी और परिणामदायक कार्रवाई संभव हो सकी है। विजय शर्मा ने जानकारी दी कि एक उच्च स्तरीय बैठक में यह तथ्य सामने आया था कि देश में होने वाली नक्सली गतिविधियों में लगभग 70% कैडर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए थे। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर एक समग्र रणनीति तैयार की और तय समय सीमा के भीतर नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने इस अभियान में बस्तर क्षेत्र की जनता और सुरक्षा बलों की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार स्थानीय लोगों ने यह ठान लिया था कि अब क्षेत्र में नक्सलवाद नहीं बल्कि विकास चाहिए। लोगों की सोच ने सरकार के प्रयासों को मजबूती दी और अभियान को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। गृहमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए संवाद के कई प्रयास किए। इसमें ईमेल, फोन कॉल और वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की पहल शामिल रही। इसके साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए भी प्रभावी योजनाएं लागू की गई ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सके। कुल मिलाकर विजय शर्मा जी का ये बयान स्पष्ट संकेत देता है कि राज्य सरकार नक्सलवाद के खिलाफ अपने अभियान को अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और सुरक्षा, संवाद तथा विकास के संतुलन के साथ इस चुनौती का समाधान किया जा रहा है। ध्यान आया कि हमको किस बात की आवश्यकता थी, तो मैं आपको बहुत डिटेल पर तो जाना संभव नहीं हो पाता है हर बातों पर, परंतु एक बात जरूर कहना चाहता हूं क्योंकि आपके मन में ये बहुत बात होगी। तो इंटेलिजेंस को बहुत पुख्ता किया गया और इंटेलिजेंस में स्पेशली टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस, उसको अपग्रेड किया गया। अपग्रेड अप टू मल्टीपल फोल्ड, आई एम टेलिंग यू, अप टू मल्टीपल फोल्ड उसको अपग्रेड किया गया। जंगल स्पष्ट दिखता था ऐसे, और इसलिए जब ऑपरेशंस हुए तो परफेक्ट ऑपरेशंस हुए, खरोच नहीं आई जवान को और अनेक नक्सली न्यूट्रलाइज हुए। वो जब ऑपरेशंस हो रहे थे तब जो विपक्ष से भी सहयोग की अपेक्षा थी, उसके स्थान पर आरोप लगने शुरू हुए थे। और एक वो आरोप था, मुझे ध्यान है, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया था कि फर्जी हुआ एनकाउंटर। उन्होंने आरोप लगाए और उसके बाद नक्सलियों ने पत्र निकाल दिए कि नहीं, ये ठीक हुआ है, इतने ही लोगों का एनकाउंटर हुआ है। और आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के नालंदा जिले की, जहां से एक दुखद खबर आज सुबह आई, जब शीतला अष्टमी के अवसर पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। शीतला माता मंदिर में मची भीषण भगदड़ में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिनमें 8 महिलाएं शामिल हैं, जबकि एक पुरुष ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये घटना उस समय हुई जब चैत्र माह के अंतिम मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। मंदिर परिसर के पास लगे मेले के कारण भीड़ और अधिक बढ़ गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, जिससे अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई और स्थिति बेकाबू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ महिलाएं स्नान के बाद मंदिर की ओर जा रही थी, तभी अत्याधुनिक भीड़, घुटन और डिहाइड्रेशन के कारण कुछ लोग बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद भगदड़ जैसा माहौल बन गया, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। इस अफरा तफरी में कई श्रद्धालु भीड़ में दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का इलाज जारी है और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मंदिर और मेले को बंद करा दिया और स्थिति को नियंत्रण में लाने के प्रयास किए। राहत और बचाव कार्यों के लिए जिला प्रशासन और पुलिस बल मौके पर तैनात है। मृतकों में अब तक 2 की पहचान हुई है। संकुत बिहार निवासी दिनेश रजक की पत्नी रीता देवी और नूरसराय के मथुरापुर निवासी कमलेश प्रसाद की पत्नी रेखा देवी। अन्य मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। घटना पर शोक व्यक्त करते हुए नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की भी घोषणा कर दी है। प्रत्येक मृतक के परिवार को कुल 6 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता की घोषणा की है। और चलिए इसी के साथ जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।